प्रीति की शादी अरेंज मैरिज ज़रूर थी, लेकिन प्रीति को मुकेश बहुत पसंद आया था। उसने अपने पिता की पसंद को स्वीकार कर बहुत सपने सजाए हुए थे। उसकी सुहागरात तो काफ़ी खूबसूरत बीती थी। मुकेश उसका घूंघट उठाते बिल्कुल दीवाना सा हुआ था। वह रात बहुत खास थी। मुकेश सारी दुनिया की मोहब्बत प्रीति के झोली में डाल देना चाहता था। मुकेश की मोहब्बत से प्रीति खुद भी बेकाबू हुई थी। प्रीति को मुकेश की बेहतरीन पर्सनैलिटी बहुत पसंद आई थी। सबसे ज़्यादा तो उसका प्यार करने का तरीका प्रीति की जान लेने के लिए काफ़ी था। प्रीति को वो फूलों की तरह महसूस कर रहा था। प्रीति के नथ को उतारते मुकेश उसके होठों का रस पी रहा था, जो प्रीति को बहुत बेकाबू कर रहा था। प्रीति खुद ही बहकती जा रही थी। प्रीति के होठों से फिर गर्दन पर आया था और धीरे धीरे उसके पूरे जिस्म के रस को और जिस्म की महक को अपने अंदर उतार लेना चाहता था, जिससे वो बिल्कुल पागल हुई थी। प्रीति ने उस खास रात को अपने महबूब मुकेश के नाम लिख चुकी थी। सुबह आंखों में नींद बेशुमार थी। रात की थकन उसे पूरा निढाल कर चुका था, लेकिन प्रीति को नहीं मालूम था सुबह उसके साथ क्या होने वाला है। आज उसका रिसेप्शन था। वो बहुत खुश थी। शीशे के सामने खड़ी होकर अपने आप को निहार रही थी जब मुकेश कमरे में दाखिल हुआ। रिसेप्शन के कामों की वजह से काफ़ी बिजी था और थक गया था। वैसे तुम भला की खूबसूरत हो। कोई पागल ही ऐसा होगा जो तुम्हारी खूबसूरती पर फिदा नहीं होगा। सोनू भी इसलिए तो मर मिटा था। प्रीति को अपने पीछे मुकेश का साया नजर आया था। उसके शब्द सुनकर उसके चूड़ियां उतारती हुई हाथ रुके थे। मुकेश उसे देखते 2 कदम ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ा और टिश्यू पकड़कर उसके दाएं तरफ खड़ा हो गया। प्रीति उसकी बात सुनकर दिल को धड़कता हुआ महसूस कर रही थी, पर फिर भी इग्नोर करके अपने काम में मगन थी। खूबसूरती भी तब तक दिल को भाती है जब तक उस पर कोई दाग न हो। वह उसे टिश्यू से उसका गाल साफ करते हुए बोला। टिश्यू पेपर बेस को अलग कर रही थी। ब्यूटिशियन ने इतनी खूबसूरती से जो उसका दाग छुपाया था उसे मुकेश बेदर्दी से साफ करके दिखा चुका था। नासमझी से मुकेश को देखे जा रही थी। वह देखो शीशे में, अब तुम्हें अपनी असलियत मालूम हो रही होगी। मुकेश उसके चेहरे को हाथ में दबोच कर उसका मुंह सामने आईने की तरफ करते हुए बोला। प्रीति ने सामने देखा तो उसका दाग नजर आ रहा था। उसकी आंखें नम हो गई। उसमें मेरी क्या गलती है? ये तो बचपन का निशान है। वह नज़रें नीचे करते हुए बोली। मेरे सामने जुबान चलाने की ज़रूरत नहीं। वह गुस्से से उसकी बाजू पकड़ते हुए बोला। रतन सिंह की बेटी हो, तुम्हारी जुबान तो तेज होगी ही ना। वह उसे बालों से पकड़कर अपनी तरफ मोड़ते हुए बोला। आह, मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ दीजिए मुझे। वह रोते हुए बोली। आइंदा मेरे सामने यूं ऊंची आवाज़ में बात मत करना। तुम्हारा आशिक नहीं हूँ जो सब कुछ सुन लूँगा। औकात में रहोगी तो अच्छा होगा। वह उसे एक झटके में छोड़ते हुए बोला। प्रीति अपना बैलेंस को ठीक ना रख पाई और जमीन पर गिर गई। मुकेश उसके हाथ पर पांव रखकर आगे बढ़ा और कमरे से बाहर निकल गया। आह माँ, वह अपने हाथों को मसलते हुए बोली। वही मुकेश का व्यवहार एकदम बदल जाने पर वह शक में थी। अभी कल ही तो उससे मोहब्बत का दावा कर रहा था और अब ये सब क्यों हो गया था? उलझे हुए दिमाग के साथ काफ़ी देर वहीं बैठी रही। कुछ देर बाद खुद को संभाल कर वह चेंज करने वॉशरूम में घुस गई थी। रतन सिंह उस वक्त बहुत गुस्से में था। इतना बड़ा सच उनसे छुपाया जाएगा। कहाँ है सोनू? सामने ले आओ उसे। मेरी इज्जत को नीलाम करके चला है। कल ही मेरी बेटी की शादी हुई है और ये आशिक बना फिर रहा है। क्या चाहता है? सोनू भाई साहब, प्लीज़ गुस्सा कंट्रोल कर लो, मैं उसे समझा दूंगा। रंजीत ने अपने दोस्त को ठंडा करने की कोशिश की। मुंह बंद करो अपना। वह होता कौन है मेरी बेटी पर इल्ज़ाम लगाने वाला? उसकी औकात क्या है? मैं उसका खून पी जाऊंगा। रतन सिंह उस वक्त बहुत गुस्से में थे। प्रीति उनकी सबसे छोटी बेटी थी, जिसकी शादी उन्होंने अपने पड़ोसी गांव के रतन सिंह अपने पिता के जिगरी दोस्त के पोते मुकेश से तय की थी। जिसके बाद से सोनू को बहुत गुस्सा आया था। उसके दिल में क्या था आज वह खुलकर सामने आ गया, जब 4 बंदों के बीच में मुकेश को अपने और प्रीति के मोहब्बत के किस्से सुना रहा था। उस वक्त तो मुकेश चुप हो गया था, सबर के घूंट पीकर रह गया था। लेकिन रतन सिंह जानते थे वह सख्त गुस्से में आ गया था। उसके चेहरे पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिखाई दे रहा था। आंखें उसकी लाल हो रही थी। वह उस वक्त अपनी बेटी के लिए सख्त घबरा गए थे। उनका जी चाहा सोनू को सब लोगों के सामने इतना पीटे कि वह दोबारा कभी उनकी बेटी का नाम न ले। लेकिन वही बात थी, वह उस वक्त सिर्फ वहां मौजूद 4 बंदों के बीच में था। अगर वे कोई और रिएक्शन दिखाते तो जिसको नहीं पता था उसे भी ये बात पता चल जानी थी और उनकी बेटी की बदनामी हो जाती। लेकिन अब घर आने के बाद वे अपना गुस्सा किसी तरह भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे।
अभी तक सोनू घर नहीं आया था और अपने बेटे के करतूत सुनते हुए रंजीत का सर अपने दोस्त के सामने झुकता चला गया था। वह दिल ही दिल में भगवान का धन्यवाद भी कर रहे थे कि सोनू घर पर नहीं आया, वरना कोई शक नहीं था रतन सिंह सोनू को गोली ही मार देते। थोड़ा हिम्मत करो, भगवान पर भरोसा रखो। मुकेश बहुत अच्छा है और शरीफ लड़का है, वह जरूर सोनू की किसी बात का विश्वास नहीं करेगा। उन्होंने मेरी बेटी को अपने दिल जान से अपनाया है तो उसका मान भी तो रखेंगे। चंदा देवी ने रतन सिंह का गुस्सा ठंडा करना चाहा। हाँ, वे मान भी जब तक रखेंगे जब तक उनका बेटा खुद को काबू में रखेगा। उसकी बकवास सुनते सुनते अगर मेरी बेटी का घर बर्बाद हुआ ना तो याद रखना रंजीत, मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे पड़ोसी हो और सोनू मेरे दोस्त का बेटा है। जान से मार दूंगा उसे। वे अपने गुस्से पर चिल्लाते हुए वहां पास पड़ी टेबल को जोर से ठोकर मारते अपने कमरे की तरफ बढ़े, जबकि मुकेश के घर इस वक्त बहुत टेंशन वाला माहौल बना हुआ था। सभी चुपचाप परेशान थे। 25 साल पहले की बात है जब रतन सिंह को भगवान ने शादी के दूसरे साल ही 2 जुड़वा बेटियों से उनका घर लक्ष्मी से भर दिया था। मिष्टी और प्रतिष्ठा दोनों ही उनकी आंखों का तारा थी, लेकिन फिर 10 साल बीत गए, उनकी कोई औलाद न हुई और अचानक ही भगवान ने 10 साल के बाद उनको फिर से एक प्यारी सी बेटी दी, जिसका नाम उन्होंने प्रीति रखा। प्रीति बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन उसके दाएं गाल पर एक काला निशान था जो उस वक़्त तो बहुत छोटा सा था, लेकिन धीरे धीरे वक्त बीतने लगा तो वह निशान भी बड़ा होता चला गया। प्रीति के चेहरे पर उसकी खूबसूरती को दाग लगाता था, लेकिन रतन सिंह को अपनी बेटी के इस दाग से बहुत प्यार था। वे अपनी तीनों बेटियों में से सबसे ज़्यादा प्यार प्रीति से करते थे। जब से वह उनकी ज़िंदगी में आई थी, भगवान ने उन्हें भी बहुत दौलत दी थी और सभी ये समझते थे प्रीति को उनके घर में आने से ही भगवान ने उन पर अपनी कृपा की है। वह बहुत ही किस्मत वाली थी और उसके किस्मत के दरवाजे उसी ने खोले थे। वह प्रीति की हर इच्छा को पूरी करते थे। जितनी वह खुद नरम नाजुक लड़की थी, उसका दिल भगवान ने उससे भी ज़्यादा खूबसूरत बनाया था और वे चाहते थे ये जिसकी भी ज़िंदगी में जाए उसकी ज़िंदगी को खुशियों से भर दे। सोनू उनके पड़ोसी उनके दोस्त का बेटा था जो उनकी दोनों बेटियों से 3 साल छोटा था। मिष्टी की शादी उसके ननिहाल के पड़ोसी गांव में हुई थी और वे जब प्रतिष्ठा की शादी की बात चली तो सोनू का नाम लिया गया था, पर सोनू ने साफ मना कर दिया। वे अपने से 3 साल बड़ी लड़की से शादी नहीं कर सकता। और यूं घर के लोगों के दिलों में दरार पड़ी थी और बाद में ये मजबूत होती चली गई थी। प्रतिष्ठा की शादी भी उन्होंने अपने शहर के दोस्त के लड़के से कर दी थी और रतन सिंह अपनी बेटी प्रीति के लिए अपने पिता के दोस्त के पोते मुकेश पसंद आया था। वह जिस तबीयत का मालिक था, रतन सिंह को भरोसा था वह उनकी बेटी के चेहरे पर दाग होने का कभी भी ताना नहीं देगा, और उनका विश्वास भी सच साबित हुआ था। पर रतन सिंह ने अपने पड़ोसी दोस्त के बेटे सोनू को प्रीति का रिश्ता देने से मना कर दिया था। वह उसका घर बर्बाद करने और अपने अंदर का गुस्सा उतारने आज रिसेप्शन के दिन पहुंचकर मुकेश के कान भरने लगा था। वह जानता था उसने आज बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है और बहुत जल्दी अब बात प्रीति के डिवोर्स तक पहुंच जाएगी। तब तक उसके अंकल के पास वही एक ऑप्शन बचेगा और प्रीति को वह अपना बना लेगा। उस वक्त वह समंदर के किनारे अपनी गाड़ी खड़ी करके गाड़ी के साथ टेक लगाए खड़ा सिगरेट पर सिगरेट फूंक रहा था। कल ही तो प्रीति की विदाई हुई थी। कितना रोकना चाहा उसने, पिता के आगे हाथ तक जोड़े थे, माँ बाप की विनती की, लेकिन उसके साथ क्या हुआ था। उसके अपने माँ बाप ने उसके साथ साजिश की। माँ ने उसे चाय में नींद की गोलियां दे दी, गहरी नींद सुला दिया और पिता ने कमरे का दरवाज़ा बाहर से लॉक कर दिया था ताकि वो प्रीति की शादी में कोई अड़ंगा ना डाले। पर क्या हुआ, कल वह बच गई। आज उसने अचानक रिसेप्शन पर जाकर अपना काम पूरा सर अंजाम दिया, लेकिन फिर भी वह खुश नहीं था क्योंकि प्रीति उसके हाथों से निकल गई थी। बहुत जल्द प्रीति तुम मेरे पास रहोगी, ये वादा है मेरा तुमसे। प्रीति काफ़ी देर मुकेश का इंतजार करती रही। आखिर उसे हुआ क्या था जो आज उससे इतना गंदा बिहेव कर रहा था। उड़ती उड़ती उस तक भी कुछ बातें पहुंच चुकी थी। सोनू ने मुकेश को प्रीति के बारे में कुछ गलत बातें कह दी थी, पर अब तक उसे अपनों से उसकी कोई मुलाकात नहीं हुई थी कि वह पूछ लेती कि क्या बात हुई है। अब मुकेश का व्यवहार उससे तकलीफ और दर्द दे रहा था। उसकी आंखों से अभी भी धीरे धीरे आंसू बह रहे थे। कल जितने प्यार से उसने उसे समेटा था, आज उतने ही बुरे तरीके से उसे धुतकार गया था। अपना जख्मी हाथ देखती वह बहुत दर्द में तड़प रही थी। एक पल लगा था मर्द को जालिम बनने में। खूबसूरती भी तब दिल को भाती है जब तक उस पर कोई दाग न हो। वो देखो शीशे में, अब तुम्हें अपनी असलियत मालूम हो रही होगी। वो बेकाबू अपने गाल को छू गई
और फिर से आईने के सामने जाकर खड़ी हुई। अपने दाएं गाल पर काला निशान देखते हुए उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू निकलने लगे। ये निशान उसको भगवान ने दी थी, तो लोग उसके निशान को लेकर उस पर ताना क्यों करते थे? क्या वह इसकी वजह से बुरी थी? भगवान ने उसे बुरा बनाया था? वह बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, एक खूबसूरत दिल दिया था, लेकिन इस सब के बावजूद उसके चेहरे पर यह दाग उसे बहुत दुख देता था। और आज मुकेश की कही हुई बातों ने उसका दिल सबसे ज़्यादा दुखाया था। पलट कर देखा तो एकदम दिल में एक हुक सी उठी थी। कल ही तो वह उस पर कितनी मोहब्बतें निछावर कर गया था। उस आदमी ने कितनी तारीफ़ें भी की थी और मोहब्बत का इजहार भी किया था, जो उसे पहली नज़र में प्यारी हो गई थी। कल रात के बीते पल उसके आंखों के पर्दों पर घूमने लगे। मुकेश ने कमरे में आते ही अपनी सेज सजाए बैठी उस खूबसूरत लड़की को पहली बार देखा। उसे अपने माँ बाप की पसंद अच्छी लगी थी। ये टोटली अरेंज मैरिज शादी थी, क्योंकि वह एक प्रैक्टिकल बंदा था। उसकी नज़र में प्यार, मोहब्बत, इश्क शादी के बाद अपनी पत्नी के साथ ही अच्छा था और उसने अपने सारे जज्बातों को अपनी पत्नी के लिए ही संभाल कर रखे थे। भगवान ने उसे उसकी पत्नी चुनकर दी थी। हे भगवान, बहुत खूबसूरत हैं आप। मुकेश उसका हाथ थामे मोहब्बत से बोला तो प्रीति ने एक नज़र उस खूबसूरत और लंबे चौड़े मर्द को देखा और शर्म से पलकें झुका ली। मुकेश ने धीरे से उसका दुपट्टा पीछे हटाया तो वो पूरी जेवर से लदी हुई थी। आपको इससे बहुत परेशानी हो रही होगी ना? वह नॉर्मल अंदाज में बात करता प्रीति को बहुत प्यारा सा लगा था। सच बताऊं, मैं इस जेवर में बहुत थक गई हूँ, मैं उन्हें उतार दूँ? वह मासूमियत से पूछती। मुकेश के दिल की दुनिया हिला गई थी। मुकेश सर हाँ में हिलाते उसके पास से उठकर अलमारी से अपना ड्रेस निकालने लगा और नहाने के लिए बाथरूम चला गया। बात सुनिए, ये खुल नहीं रहा, मेरी हेल्प कर दो। उसके बुलाने पर वह उसके पास आता, उसके गले के हार को खोलता। उसके खूबसूरत गर्दन के साथ डिप गले ब्लाउज में से उसकी गोरी फूली हुई छाती के उभार को देखकर वह उसके गर्दन को चूम गया था। प्रीति का दिल धक से रह गया था। वह अब जा चुका था, लेकिन प्रीति सांस रोके चुप बैठी थी। पहली बार किसी आदमी का प्यार उसने खुद पर महसूस किया था, वह भी उसका पति था। अपने जज्बात काबू करती अपना लहंगा संभालते धीरे से उठी और ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी अपना बाकी जेवर भी उतारने लगी। मुकेश अब नहाकर वापस लौटा था। प्रीति ड्रेसिंग रूम में थी। मुकेश कमरे के सारे लाइट ऑफ करता, एक डिम लाइट जलती रहने दी और बेड पर जाता, बेड से टेक लगाकर बैठते मोबाइल पर कुछ देखने लगा। प्रीति रूम में आई तो एक पल को बिल्कुल ठिठक कर रह गई। कमरे का प्यार भरा माहौल उसके दिल की धड़कनों को बढ़ा गया था। वह धीरे धीरे चलती उसके पास बेड के पास आई। मुकेश ने उसका हाथ थामे उसे अपने पास किया। उसका दिल सीने में धक से करता जा रहा था। प्रीति, आप जानती हैं, मैंने हमेशा से यही इच्छा की थी कि मेरी ज़िंदगी में आने वाली लड़की हर ऐब से दूर हो, बिल्कुल प्यारी हो, जैसा तरासा हुआ देवी हो। खूबसूरती सिर्फ जिस्म से नहीं, आत्मा और दिल का भी होना ज़रूरी होता है। जैसे मैंने अपने सारे सच्चे जज्बात अपनी पत्नी के लिए संभाल कर रखे हैं। मेरी इच्छा थी कि मेरी ज़िंदगी में आने वाली मेरी पत्नी का दिल भी शीशे की तरह पवित्र हो, उस पर मेरा नाम कुंदन से लिखा हो। मुझे आपकी सूरत ये पवित्रता मिली है, क्योंकि पवित्रता तो हमेशा अच्छे इंसान को ही मिलती है। वह उसको अपनी सांसों के करीब करता, अपने बाहों में भर लिया, धीरे से उसके माथे पर होंठ रखता, उसे अपने और भी करीब कर लिया, उसका प्यार महसूस करती। वह धीरे से बोली, मेरी मुंह दिखाई। मुकेश ने कहा, आपकी मुंह दिखाई दिराज में है। वह उसके लिए डायमंड का सेट लाया था। इस वक्त आप डायमंड के सेट पहनकर क्या करोगी? परेशान हो जाओगी। वह दराज में है, सुबह मुझसे ले लेना। और उसे अपने सीने से लगाया था। अब उसकी खूबसूरती में खोने लगा था। प्रीति के दिल की धड़कनें 100 की स्पीड में दौड़ रही थी। हाथ पैर कांपने लगे थे, जबकि मुकेश अब अपने जज्बात के बहकाव में बहकता जा रहा था। धीरे से उसका सर तकिए पर रखता उसके होंठों पर झुकने लगा। वह एक पल ठहर गया, उसे पूछने लगा, आपको डर तो नहीं लग रहा? क्या मैं छू लूँ आपको? वह इतने प्यारे अंदाज में उससे पूछ रहा था कि प्रीति उस पर दिल जान से फिदा हो गई थी। वह मुंह से तो कुछ न बोली, अपने पलके झपकाते हुए उसे राजी कर गई। उसे अपने आप को सौंप दिया। उसके हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियों को फंसाते वह उसके होंठों को अपने होठों की पकड़ में ले गया। उसकी सांसों पर अपना मोहर लगा ली। वह एकदम एक झटका खाती मुकेश के सीने में मुंह छुपा गई। मुकेश की पकड़ अब उस पर धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। प्रीति को अपनी सांसें घुलती हुई महसूस हुई थी। अगले ही पल वह जरा सा पीछे हटा। यार, मुझे डर लग रहा है। प्रीति अपनी गहरी सांसों में उसे हैरानी से देखने लगी। वह आदमी होकर डर रहा था। यार प्रीति, मुझे खुद से डर लग रहा है, कहीं मैं जज्बात की आड़ में आपको हर्ट ना कर दूं।
आपको भी डर लगता है? वह उसके बातों का मतलब ना समझ पाया। आप तो मर्द हैं ना, तो आप क्यों डर रहे हैं? डरना तो औरत को चाहिए ना। वह उसे अपनी बाहों में भरती बोली। मैं आपके लिए ही तो डर रहा हूँ प्रीति। वह उसकी नाक के साथ नाक रगड़कर प्यार से उसके होठों पर अपना मोहर छोड़ गया था। वह फिर से कहने लगा, आप इतना क्यों डर रही हैं? आपका इतना डरना मुझे भी डरा रहा है। वह पीछे हटने लगा। प्रीति ने उसको अपनी कलाई से थाम ली। मुकेश ने उसकी तरफ देखा तो बिना कुछ कहे वह सब कुछ कह गई। मुकेश ने फिर लाइट ऑफ कर दी। अब की बार पीछे ना हटने के इरादे से वह उस पर झुकता चला गया। वह उसकी गर्दन पर अपना होंठ और मोहर छोड़ता उसके रग रग में समाया था। दोनों की सांस गहरी हुई थी, धड़कनों का ताल मेल मिला था। वह अपनी मोहब्बत से उसे बेहाल कर चुका था, उसे अपना बनाता चला गया था। वह तपती सिमटती हुई उसके सीने में मुंह छुपा गई, नरम नरम सांसों को महसूस करती। प्रीति के चेहरे पर मुस्कान बिखरती चली गई। धीरे धीरे रात बीतती जा रही थी। वे दोनों एक दूसरे से पूरे सुकून पा रहे थे, को पूरा सुख दे चुके थे। खटके की आवाज पर प्रीति एकदम होश में आई थी। उसे लगा शायद मुकेश आया है, पर कोई भी तो नहीं था। घड़ी पर नजर ठहरी तो घड़ी रात के 2 बजा रही थी। वह दिल मजबूत करके उठी। कमरे का दरवाजा खोलते उसने जरा सा बाहर झांकना चाहा, लेकिन कॉरिडोर में पूरी चुप्पी छाई हुई थी। उसका दिल 120 की रफ्तार से धड़क रहा था। लॉक खोलकर बाहर निकली तो ठंड में जैसे वह कांप उठी थी। सोचा वापस जाकर शॉल ओढ़कर आती हूँ, लेकिन फिर इरादा बदल दिया। वह आगे बढ़कर न जाने इस वक्त आधी रात को वह कहाँ होंगे। इतनी ठंड में वह बड़बड़ाती आगे बढ़ रही थी कि टीवी हॉल में जाकर रुकी थी। नज़र सामने उठी। सामने सोफे पर वह घुटनों को फोल्ड किए बैठा गहरी सोच में गुम था। न जाने कब से यूं ही बैठे हुए कांपते उसके पास जाकर खड़ी हो गई। अब हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसे बुलाती। नजरें झुकाए तो निगाह अपने जख्मी हाथ पर जा ठहरी, जो कुछ देर पहले उस जालिम आदमी के दिए हुए निशान थे। मुकेश वह धीरे से उसे बुला गई, पर वह एकदम उसकी आवाज़ पर चौंका और मुंह फेरते उसे अपने पास खड़ा देखा तो वह खुद भी खड़ा हुआ। अब क्या हो गया? क्यों आई हो यहाँ? अभी भी वही सब थे जो कुछ देर पहले थे। वह बाहर बहुत ठंड है, प्लीज़ कमरे में चलिए। मेरे सामने इतना मासूम बनने का नाटक मत करो। तुम्हारे इश्क के किस्से तुम्हारे आशिक के जुबान से सुन चुका हूँ, इसलिए अपनी ये मनहूस शकल यहाँ से गुम कर लो। और उसे बाजू से थामे दूर हटा गया। वह बड़ी मुश्किल से खुद को संभालते अपने आंसुओं को बहने से रोक ना पा रही थी। मुझे नहीं पता आप किस किस्से की बात कर रहे हैं, पर आप एक बार मुझे सारी बात। चुप, बिल्कुल चुप। वह बिल्कुल गुस्से से दहाड़ा था। ये मेरा घर है, यहाँ तुम अपने आशिक के किस्से सुनने नहीं बैठी हो। मैं यहाँ खड़ा होकर तुम्हें खुशी खुशी लोरी की तरह तुम्हारे इश्क के किस्से सुनाऊंगा। मेरी भी इज्जत है इस घर में, मैं बेटा हूँ इस घर का। और ठीक होगा तुम अपनी जुबान बंद करके रूम में वापस चली जाओ, इससे पहले कि मेरे सब्र का बांध टूट जाए। दफा हो जाओ यहाँ से। वह दांत पीसते बोला, आप इतनी नफरत करने लगे हैं मुझसे? वह हैरान हुई। नफरत? वह तो तुम्हें अब पता चलेगा नफरत होती क्या है। मुझे धोखा देकर तुम्हें सुकून से नहीं रहने दूंगा। वह उसको बालों से पकड़ लिया और वह डर गई। वह उसके गाल का काला दाग फिर से मुकेश की आंखों में चुभने लगा था। अपनी ये मनहूस शक्ल लेकर यहाँ से गुम हो जाओ प्रीति, वरना मैं बहुत बुरा कर जाऊंगा तुम्हारे साथ। मुकेश, मुझे अपनी सफाई में कुछ बोलने का मौका तो दो। क्या मौका दूं? रिसेप्शन में 4 बंदों के सामने तुम्हारे आशिक का किस्सा लेकर बैठा था और सबको सुना रहा था। किसी एक की भी हिम्मत नहीं हुई उसे रोकने की। वह तुम्हारा बाप, जो सिर्फ जुबान से इतनी बड़ी बड़ी बातें बनाते हैं, जब बोलने का वक्त आया तुम्हारे पिता ने भी एक शब्द नहीं बोला, चुपचाप सुनते चले गए। तो इसका मतलब क्या हुआ? वह सच्चा था। तुम और तुम्हारे घर वालों ने मुझे धोखा दिया है, मुझे एक ऐसी लड़की थमा दी। इसके न सिर्फ चेहरे पर दाग था, बल्कि उसके दिल और दिमाग पर भी दाग था। तुम्हारा किरदार दागदार है प्रीति, मुझे तुम जैसी लड़की की शक्ल भी नहीं देखनी। वह गुस्से से अपना मुंह फेर गया, जबकि अब कहने को कुछ बचा ही नहीं था। सब बर्बाद हो गया था। कहते हैं जब बात किरदार पर आ जाए तो सफाई देनी जरूरी पड़ जाती है। वह पलट गई, आंखों से आंसू बहते हुए वापस अपने रूम में आ गई। किस तरह उस आदमी ने कल रात उसे समेटा था और आज ये आदमी उसके किरदार पर उंगली उठा रहा था। क्या ये सच में गद्दार आदमी था? वह हिचकियों से रो रही थी। वही दरवाजे के पास बैठती चली गई। उसका दुख बहुत ज़्यादा था। उसने ये सारी बातें अपने दिमाग पर सवार कर ली थी। वह नहीं जानती थी सोनू ने क्या बोला था, पर उसके पिता क्यों चुप रहे? मुंह क्यों नहीं तोड़ा उस सोनू का? अगर वह चुप थे तो मुकेश को चाहिए था कि उसका मुंह तोड़ देता। पत्नी थी उसकी, इज्जत थी उसकी। एक रात पहले क्या वो उसे एक रात में ही नहीं समझ पाया था? अगर दिल में कोई और होता
तो वो मुकेश से शादी ही क्यों करती। वह अब कारपेट पर लेटी हिचकियाँ भरने लगी थी कि न जाने कब उसका दिमाग सो गया और वो बेहोश हो गई। सुबह के 4 बज रहे थे जब वो कमरे में आया। दरवाज़ा खोला तो दरवाजे के बीचों बीच वह आंधे मुँह पड़ी थी कि एक पल को मुकेश का दिल धड़का था, लेकिन वह नज़रअंदाज करता बाथरूम की तरफ बढ़ गया था। वापस लौटा तो अभी भी उसी हाल में पड़ी थी। नीचे झुक कर बैठा उसका चेहरा देखने लगा, जहाँ आंसुओं के मोटे मोटे निशान थे। फर्श गीले थे, चेहरे पर मासूमियत थी। उसके चेहरे का वो ब्लैक निशान मुकेश का दिल धड़का रहा था। उसकी खूबसूरती को छुपाता नहीं था, बल्कि और ज़्यादा उभार देता था। लेकिन वह कल से उसकी बार बार बेइज्जती कर रहा था, उस दाग को ही निशाना बना रहा था। उसके किरदार की धज्जियाँ उड़ा चुका था, क्योंकि सोनू ने भरी महफिल में उसे साफ शब्दों में कहा था कि वे और प्रीति एक दूसरे को बहुत दिनों से पसंद करते हैं और एक दूसरे को बेहद चाहते हैं। लेकिन अंकल जी ने ज़बरदस्ती उसे मुकेश के साथ ब्याह दिया था, वरना उसकी शादी तो सोनू से ही होनी थी। और भी ऐसी फालतू बातें की। उन बातों की वजह से वो बहुत ज़्यादा अपसेट था। अब तो वो प्रीति की शक्ल भी देखना अच्छा नहीं समझ रहा था। खुद को उस कमरे से दूर कर लिया था, कहीं गुस्से में वह उसे चोट न पहुंचा दे, कुछ गलत मुंह से न निकाल दे, यूँ सबका मान टूट जाए। खासकर उसके पिता और उसके दादा, जो प्रीति से बेहद मोहब्बत करते थे। आखिर वह उसके दादा के जिगरी दोस्त के बेटे की बेटी थी। वह सर झटकता उठने लगा। नज़र उसके हाथ पर जा ठहरी। उसके हाथ पर जख्म था, वह भी उसी का दिया हुआ था। एकदम से उसे अपनी बाहों में भरकर बिस्तर की तरफ लाता, उसका सर तकिए पर रखता, उस पर जरा सा झुकता। वह नींद में भी हिचकियाँ ले रही थी और डरी सहमी हुई थी। मुकेश के कमीज को जकड़ लिया था, जैसे वह कोई बुरा सपना देख रही हो और डर रही हो। मुकेश ने धीरे से अपनी शर्ट को उससे छुड़वाया था और उस पर कंबल उड़ा दिया था। वह बहुत चुप से नहा धोकर पूजा करने मंदिर चला गया था। कुछ पल के लिए उसने दुनिया की बातों को भुला दिया था। अपने मन में सोचता हुआ प्रार्थना कर रहा था, हर सुकून की दवा सिर्फ भगवान के चौखट पर मिलती है। वही है जो दिलों पर मोहर लगाकर भी उसे मिटा देता है। इधर सोनू बहुत खुश था। हाँ यार, क्या ज़बरदस्त काम किया है तुमने, बहुत खूबसूरत थी। बस अब देखना, ये पिक उनके रिश्ते की दीवार में आग साबित होगी और फिर सब खत्म, वह सिर्फ मेरी हो जाएगी। सोनू फ़ोन पर किसी से बात करता, उस पिक्चर के बारे में उससे बात कर रहा था जो अभी थोड़ी देर पहले उसे व्हाट्सएप पर मिली थी। वह इतनी गंदी चाल खेल रहा था कि घर में कोई नहीं जानता था, पर वह प्रीति की ज़िंदगी में जहर घोल चुका था। उसने बिना देरी किए वह पिक्चर मुकेश के नंबर पर सेंड कर दी। अब आ जाएगा मज़ा। मेरी प्यारी प्रीति, तुम सिर्फ मेरी हो। ये छोटी सी तकलीफ़ और बर्दाश्त कर लो मेरी जान, बस फिर उसके बाद एक बार मेरी हो जाओ। पलकों पर बिठा कर रखूँगा तुम्हें, हर दुख का इलाज करूँगा तुम्हारे। वह दिल ही दिल में प्रीति से बात कर रहा था। उसे यूँ लग रहा था जैसा वह सोच रहा था वह सब कुछ वैसा ही होगा। प्रीति को डिवोर्स होगी और फिर डिवोर्स के बाद वह उसे अपना लेगा। लेकिन ये नहीं जानता था, जब ऊपर वाला बिगाड़ने के बजाय सुधारना शुरू कर दे तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे बिगाड़ नहीं सकती। जो अपने गुस्से में उस वक्त शैतान बना हुआ था, शैतान तो किसी दौर में भी आए उसे मिटना ही होता है। वहाँ सब लोग सुबह का नाश्ता कर रहे थे। रात भर बिना बिस्तर के ज़मीन पर सोए रहने से प्रीति को बुखार हो गया था। वह बड़ी मुश्किल से उठी थी, नहा धोकर पूजा करने चली गई थी। उसे बहुत ठंड लग रही थी। सुबह नाश्ते के लिए नौकरानी बुलाने आई तो उसे बुखार में तपा देखकर वह भागकर माला देवी को बुला लाई। दादी ने उस मासूम का बुखार चेक किया तो एक घूरती निगाह अपने पोते पर डाली, जो अपना मुंह दूसरी तरफ फेर गया। राधा, मेरा फ़ोन लेकर आओ, डॉक्टर को फ़ोन करो, आकर बच्ची को चेक करे। वह किसी को ये खबर यहाँ होनी है। वह साथ उसे भी सुना गई थी। वह बिना उनकी बातों का जवाब दिए बाहर निकल गया। कुछ देर में ही डॉक्टर ने आकर प्रीति का पूरा चेकअप करके उसके लिए मेडिसिन लिख दी थी और उसे किसी भी टेंशन वाली बात से दूर रखने को कहा गया था। दादी को समझ नहीं आ रहा था, अचानक मुकेश और प्रीति के बीच आखिर ऐसी क्या बात हो गई है। दोनों एक दूसरे के पास होते हुए भी इस तरह दूर थे। दिन में प्रीति का बुखार काफ़ी हद तक कम हो गया था। घर से उसकी माँ का फ़ोन आया तो उसने उठा लिया, लेकिन अपने और मुकेश के बीच हुई किसी भी बात के बारे में माँ से कोई बात नहीं की। वह जानती थी उसकी माँ छोटे दिल की है। अगर उन्हें मुकेश और उसके झगड़े का पता चला तो शायद वह सहन ना कर पाए। उसके पिता जितने ही दबंग आदमी थे, उसकी माँ उतनी ही डरपोक और सीधी औरत थी। बस उन्हें अपने पति की मूड की ही फिक्र सताती रहती थी। उनका काम अपने पति के गुस्से को हर वक्त ठंडा रखना था और उनके बीच उनकी अपनी जात कहीं खो गई थी
और यही खूबी और कमी जो भी था प्रीति ने भी अपनी माँ से ही ली थी। वह भी बहुत ज़्यादा बहादुर नहीं थी कि अपने हक के लिए किसी से लड़ सकती। उसकी बहन प्रतिष्ठा और मिष्टी बहुत ही कॉन्फिडेंस लड़कियाँ थी। माला देवी ने उसके लिए कमरे में ही खाना भिजवाया और नौकरानी को उसका खास ख्याल रखने को कहा गया, क्योंकि दादी को भी उसके बारे में कुछ कुछ पता चल गया था। मुकेश और सोनू के संबंध के बारे में सुन चुकी थी। वह तो पहले ही इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन अपने पति की वजह से उन्हें चुप रहना पड़ा था, वरना उनका दिल था वह अपनी सहेली के रिश्तेदार की लड़की अपने घर की बहू बनाकर लाती। पर किस्मत को उनकी जोड़ी स्वीकार ही नहीं थी। अब ऐसी बातों से उन्हें फिर से उम्मीद जाग गई थी, लेकिन ये तो वक्त ने तय करना था उनकी उम्मीद पूरी होती है या टूटती है। शाम के वक्त माला देवी प्रीति के कमरे में ही थी। उसे हल्की फुल्की बातें करते उसका दिल बहला रही थी। वह एक बहुत ही प्यारी और अच्छे दिल की औरत थी। प्रीति को उनकी वजह से बहुत सहारा मिल गया था। वह जानती थी कि मुकेश का दिल बुरा नहीं है, लेकिन समस्याएं ऐसी हो गई थी। उसका भरोसा टूट गया था। एक ही रात में शायद वो पूरा यकीन ही नहीं कर पाया था, इससे पहले कि उसके विश्वास की धज्जियां उड़ा दी गई थी। माला देवी उसे बहुत समझा रही थी, वह थोड़ा सब्र रखो, भगवान सब कुछ ठीक कर देगा और उसे भी सब्र का फल जरूर मिलेगा, क्योंकि सच को जितना मर्जी झूठ के दबाव में डाल दिया जाए, सच कभी छुपता ही नहीं, वह दिख ही जाता है। बस वह थोड़ा खुद को उस परीक्षा के लिए तैयार रखे। प्रीति को यही हौसला उस वक्त चाहिए था। उसने एक बार फिर से मुकेश से बात करने की सोची। उसे अपने भगवान पर पूरा भरोसा था, वह जरूर उसकी सुनेगा, क्योंकि वह जानती थी वो बेकसूर लड़की है और भगवान किसी पर भी उसकी हिम्मत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। वह गुस्से से आग बबूला होता हवेली में दाखिल हुआ। पापा पापा, करमवीर को बुला गया था। आपने क्यों किया ये सब मेरे साथ? वह अपने अंदर का दर्द छुपाए नहीं छुपा रहा था। अब क्या हो गया बेटा? कल ही उन्होंने अपने बेटे को बहुत अच्छे से समझाया था। वह प्रीति को एक मौका देकर देखें। क्या वह सच में एक गलत किरदार की लड़की है? कुछ वक्त तो देकर देखना चाहिए, फिर फैसला करना चाहिए। लेकिन आज फिर वो भड़का हुआ था। ये देखिए, जिसे आप बहुत अच्छा समझ रहे थे, उसके करतूत इस मोबाइल में उनके सामने कर गया, जहाँ सोनू और प्रीति की पिक्चर थी। इसमें वह दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। कुछ पिक्चर में तो प्रीति के गाल पर जहाँ दाग था वह तड़प उठा था। उसकी पत्नी को उससे पहले भी किसी ने छू लिया था। उसके हिस्से में वो लड़की आई जो न खुद पवित्र थी, न उसका किरदार ठीक था। वह तड़पा था और अपने बाल नोचने लगा था। करमवीर तस्वीर देखते बुरी तरह से गुस्से में हुए थे। जबकि माला देवी भी मुकेश के पास आई थी। वह उनके कंधे पर हाथ जोड़ से रखती। प्रीति की निगाहें मुकेश पर ही थी। दिल किसी सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। वह नहीं जानती थी उन तस्वीरों में क्या है, पर इतना जरूर था, उसकी इज्जत की अब धज्जियां उड़ चुकी थी और ये वक्त भी आना था सबके सामने। प्रीति को अपनी इज्जत की गवाही देनी पड़ती। बताइए, क्यों किया आपने मेरे साथ एक ऐसी लड़की को क्यों जोड़ा जिसका दिल पहले ही किसी और का हो चुका है? उसकी ज़िंदगी में कोई और आदमी था। बताइए, मैंने तो आप पर भरोसा किया था, क्योंकि मुझे विश्वास था पापा मेरे लिए किसी गलत लड़की का चुनाव कभी नहीं कर सकते। पर मेरा अब विश्वास टूट गया है। मैं टूट गया हूँ पापा। उसकी आंखों से आंसू झिलमिला उठे थे। करमवीर ने भी मोबाइल अपने हाथ में ले लिया तो उनके चेहरे पर भी गुस्सा दिखाई दिया। आपको कहा था मत करो अपने मरे हुए पिता पर विश्वास। देख लिया ना उसका नतीजा। प्रीति के दादा और मुकेश के दादा जिगरी दोस्त थे। तभी से ये प्रीति के घर वालों से इनका बहुत अच्छा संबंध था। मेरा पोता अब टूट गया है। उसे आज तेरी जिद और अहंकार ने तोड़ दिया है। क्या बुराई थी मेरी सहेली के रिश्तेदार में? इतनी पढ़ी लिखी और इतनी सुलझी हुई लड़की थी। मुकेश को पसंद भी करती थी। उसका दिल शीशे की तरह साफ था और उसके दिल पर मुकेश का नाम भी लिखा था। अगर तुम हाँ भर लेते तो मेरे बेटे की ज़िंदगी में एक ऐसी लड़की आती जो सिर्फ उसी की होती। मुकेश अपने बाल मुट्ठियों में नोच रहा था। उसे अपनी पहली रात रह रहकर याद आ रही थी, जब वह टूटकर उसकी बाहों में सिमट रही थी। वह आंखें मीचे वह पल याद करता। खुद को बेबस महसूस कर रहा था। ये एहसास सच था या अभी जो दिखाई दे रहा था ये सच था? दिमाग कहता है यही सच है जो सामने है, उसे धोखा मिला है। पर दिल कहता वह लड़की अपने जज्बात में सच्ची थी। वह उस वक्त बुरी तरह दिमागी दबाव में उलझा हुआ था। बेटा मुकेश, संभाल लो खुद को। इतनी जल्दीबाजी में कोई भी फैसला लेना अच्छी बात नहीं। हम मिलकर कोई फैसला जरूर लेंगे, आप बस खुद को संभालो। करमवीर ने बेटे को हौसला दिया। प्रीति का जिस्म पूरी तरह से हिलकर रह गया था। वह बात सुनती सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। अपने किरदार की सफाई देनी थी। उसके लिए चाहे उसे कुछ भी सहना पड़ता। वह अपना घर बचाने के लिए हद से गुजरने वाली थी।
अभी वह कुछ सीढ़ियां ही उतर पाई थी कि माला देवी की निगाह उस पर जा ठहरी। उसकी लाल आंखों से बुरी तरह से डरकर वहीं रुक गई थी। अच्छा हुआ आ गई सामने। तुम्हें शर्म न आई? शादी से पहले किसी गैर मर्द की बाहों का हार बनते? मेरा पोता ही मिला था बर्बाद करने के लिए। माला देवी भी अब गुस्से से चिल्लाई थी। तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए प्रीति। तुम्हारा मेरे पोते की जिंदगी में अब कोई जगह नहीं। मुकेश, जो रिश्ता नासूर घाव की तरह हो और आपको निगलने लगे, उस रिश्ते को अपनी जगह से काट कर दूर फेंक देना चाहिए। रोज रोज रोने से तो अच्छा है एक बार रो लो। फिर सोनू अपनी चाल चल चुका था। पत्थर गर्म था, हथौड़ा भी बड़ी जोर से ही लगनी थी। चिंगारी छूटते ही आग लग जाने से घर तबाह हो जाता, और अब आग लग चुकी है। अब बर्बादी किस्मत थी। मैं अपनी पत्नी को डिवोर्स देना चाहता हूँ। वहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा छा गया था। उन शब्दों की तकलीफ ने प्रीति के दिल में दर्द जगाया था। इससे पहले कि वे और ज़्यादा बोलता, प्रीति की आंखों के आगे अंधेरा छा गया, और वे जो आधी सीढ़ियों तक पहुँची थी, लड़खड़ाती हुई नीचे आई और औंधे मुंह सबके सामने ही गिर पड़ी थी। उसका जिस्म बेजान था। वहाँ पर जितने भी लोग खड़े थे, कोई भी अपनी जगह से हिल नहीं पाया था। सभी बिल्कुल सुन खड़े रह गए थे। वक्त भी जैसे रुक सा गया था। उसके माथे से खून बहा तो माला देवी ने अपने दिल पर हाथ रख लिया। करमवीर भी घबरा गए थे। बेटे की इस हरकत पर करमवीर का खून खौल उठा था। मुकेश ने पास पड़ी टेबल पर दोनों हाथों से मुक्के बरसाए थे। टेबल चकनाचूर हो गया था। उसके दोनों हाथ जख्मी हो गए थे। उस वक्त हवेली में एक कोहराम सा मचा हुआ था। सोनू ने वह आग लगाई थी कि एक पूरा हंसता खेलता घर बर्बाद हो रहा था। आप उन्हें घर ले जा सकते हैं। अब ये ठीक है, बस सावधानी रखिए। जख्म अभी ताज़ा है, कोई लापरवाही ना हो। डॉक्टर ने माला देवी और करमवीर से कहा तो प्रीति को बिल्कुल चुप से घर ले आए थे। किसी को कानों कान खबर नहीं लगने दी थी। अब क्या करें? रात के करीब 12 बज रहे थे। शाम में जो कुछ हुआ उसके बाद से मुकेश खुद को जख्मी करता प्रीति को अस्पताल पहुंचाने के बाद वहां से चला गया था। माला देवी और विक्रम ने, आराधना ने उसका हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाया। वह लोग उसे वापस ले आए थे। उसके माथे पर गहरा जख्म था, पर पट्टी और टांके लगाए गए थे। पर वह अब एक जिंदा लाश बनकर बैठी थी, जैसे उसे अब चिता पर लिटाना बाकी रह गया था। माला देवी उस मासूम को देखते आंसू बहाने लगी। उसका चेहरा साफ बता रहा था वह लड़की बिल्कुल सच्ची थी और उसमें कोई ऐब नहीं था। उसका किरदार भी बिल्कुल साफ था। करमवीर, मैं इस बच्ची को तो नहीं जानती, लेकिन इसकी आहें साफ बता रही है कि ये बिल्कुल पवित्र लड़की है। इसका किरदार बिल्कुल ठीक है। ये मासूम है। माँ, मुझे लगता है मेरी परवरिश में ही कोई कमी रह गई थी। जो मुकेश ने आज ये हरकत की है, वे भी बहुत गम में दिखाई दे रहे थे। क्या प्रीति को वापस उसके घर भेजें? अरे पागल हो गए हो क्या तुम लोग? ऐसा सोचना भी मत। माला देवी ने बहुत गुस्सा किया था। उन्होंने कहा कि ये क्या तरीका है? शादी के दूसरे दिन ये इतनी जख्मी हो गई है। रतन सिंह हमारे बारे में क्या सोचेंगे? बरसों से हमारा उनका संबंध इतना अच्छा है, लेकिन मुकेश ने तो उसे डिवोर्स की धमकी दी है और वे उसके साथ नहीं रहना चाहता। नहीं करमवीर बेटा, अभी डिवोर्स तक बात नहीं पहुंची है। मुकेश को हम समझा सकते हैं और इसकी सच्चाई को हम उसके माता पिता के सामने रखेंगे। आखिर सोनू और प्रीति के बीच ऐसा कौन सा संबंध था जो इतना घटिया इल्ज़ाम इस पर लगा है? शादी से पहले ही ये सब उनको क्लियर करना चाहिए था। मुझे तो लगता है सोनू सिर्फ उसे पसंद करता है, बाकी ये लड़की बिल्कुल उसे पसंद नहीं करती। शायद मुझे लगता है ये एक तरफा प्यार है। अगर सोनू इसे सच्चा प्यार करता तो वह इस तरह कभी न करता। बस इसको पाने की चाह में ये सब ड्रामा कर रहा है। हो सकता है प्रीति में ऐसी कोई गलती ना हो। प्रीति मुकेश के जिंदगी से निकल जाएगी। वह भी दिल पर पत्थर रखकर बोलती चली गई। अब माला देवी को प्रीति और मुकेश की सुहाग रात के दिन वाली बात याद आ गई, जो कि माला देवी ने उस चादर से पुष्टि की थी कि प्रीति बिल्कुल अनछुई लड़की थी। वह चादर मैंने खुद उस धोबी को दिया था और उसने इतने सारे नेग लिए थे, तो ये कैसे हो सकता है? जबकि दूर बैठी प्रीति अभी भी दीवार को ही घूरे जा रही थी। ये मर्द जात भी ना कभी कभी इतने जालिम हो जाते हैं, जीती जागती लड़की को जिंदा लाश बना देते हैं। कुछ दिनों तक इन दोनों को एक साथ नहीं रहना चाहिए। इसे झगड़ा और बढ़ जाएगा। ये मेरे पास मेरे ही कमरे में रहेगी तब तक जब तक मुकेश को अपनी गलती का एहसास नहीं हो जाता, या जब तक वह अपनी गलती की माफ़ी नहीं मांग लेता। दादी ने नौकरानी को आवाज़ दी, जो उनकी बहुत पुरानी नौकरानी थी। वह अभी तक रात गए उनके साथ साथ रहती थी। उसका नाम ललिता था। ललिता, प्रीति को कमरे में ले जाओ और ख्याल रहे प्रीति की ज़रूरत का हर सामान इस कमरे में मौजूद हो, उसे कहना ना पड़े।
ललिता से बहुत गंभीरता से कहते हुए उसके जाते ठंडी आ भर गई। जो कुछ भी था, प्रीति उनको बहुत ही साधारण लड़की दिखाई दे रही थी। आखिर ये उनके मरे हुए पति के दोस्त की पोती थी और उनके घर से इनका बहुत ही अच्छा खासा संबंध था। वह उसके माँ बाप को बहुत अच्छे से जानते थे, फिर वे आज तक सोनू के बारे में ये बात नहीं जान पाए थे। आखिर क्या था इन दोनों के बीच का राज? माला देवी को इतना तो पता था कि रतन सिंह ने अपनी बड़ी बेटी के लिए सोनू का चुनाव किया था। फिर उसके बाद उन्होंने अपनी मिष्टी के लिए भी उसके लिए रिश्ता भेजा था। दोनों के लिए सोनू ने मना कर दिया था। फिर सोनू से ये तो 10 साल छोटी थी, फिर वह उसके पीछे क्यों पड़ा था? और अगर सोनू को प्रीति पसंद थी तो रतन सिंह को सोचना चाहिए था और उसकी शादी सोनू से करवा देनी चाहिए थी। फिर उन्होंने इस सब में मेरे पोते को क्यों शामिल किया? ये सब एक राज था जो दादी के दिमाग में हथौड़े की तरह चल रहा था। अचानक से ही चंदा देवी की आंख खुली तो रतन सिंह भी हड़बड़ाकर उठ बैठे थे। क्या हुआ? चंदा देवी ठीक होना? वह उनको गहरी सांस भरते देखते परेशान हुए थे। रतन सिंह, मेरी बच्ची, मेरी प्रीति, मुझे तो लगता है वह किसी तकलीफ में है। उसको कोई तकलीफ है, वह रोते बोले जा रही थी। रतन सिंह ने उन्हें गले से लगा लिया, उन्हें थपकी देने लगे। अपनी बेटी के लिए वे खुद भी बहुत परेशान थे, लेकिन किसी से बात नहीं कर सकते थे। पर अब पत्नी की हालत अपने जैसी देखकर और ज़्यादा परेशान हो रहे थे। आप फ़ोन करके पता करो ना, प्रीति ठीक है ना? वह उनसे बहुत ही विनती भरे शब्दों में बोल रही थी। अभी बहुत रात हो गई है, सुबह होती है तो मैं फ़ोन कर लेता हूँ। खुद भी बात करूँगा और तुमसे भी करवाऊँगा। बस अब रोना बंद कर दो और चलो शाबाश, सो जाओ। भगवान से प्रार्थना करो। वह उसे तसल्लियाँ दे रहे थे। मन ही मन भगवान से प्रार्थना भी कर रहे थे। भगवान ही तो होते हैं जो बेचैन दिलों को आराम पहुंचाते हैं। मुकेश 2 दिन से हवेली नहीं आया था। प्रीति माला देवी के कमरे में ही थी, बिल्कुल चुप हो गई थी। माँ का फ़ोन आया, पिता से भी बात हुई, लेकिन दादी के समझाने पर उनका मान रखते अपने घर वालों से लड़ाई झगड़े की बात छुपा गई। उसका दिल बिल्कुल टूट चुका था। वह अब मुकेश के साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहती थी, जो किसी की सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके उसे पलक झपकते ही डिवोर्स की धमकी दे गया था। बस अब उसे दादी का मान पूरा रखना था। वह बहुत चुप से सभी बड़ों की बात मान रही थी और फिर अपने माँ पापा के पास वापस लौट जाना चाहती थी। वह जानती थी अब इस रिश्ते का यही अंजाम होना लिखा है, लेकिन दादी उसे कुछ भी गलत सोचने नहीं दे रही थी। उसे भगवान से लौ लगाने के बारे में सीख दे रही थी। वह उसे खूब हिम्मत दे रही थी। वह उनके लिए अनजान थी, लेकिन उनका मान रख गई थी। अपने घर वालों से सारी बात छुपा गई थी। दूसरी तरफ उनका पोता था जो उनका मान तोड़ गया था। 1 महीना पलक झपकते ही बीत गया था। मुकेश 1 महीने तक न जाने कहाँ गायब था। दादी ने पता करवाया तो पता चला वह फार्म हाउस में रह रहा है। शायद आज वह 1 महीने के बाद घर वापस लौटा था। बहुत ही उजड़ी हालत में था। माला देवी तो पोते को देखते ही रह गई थी। दाढ़ी इतनी बड़ी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे, माथे पर अजीब सी लकीरें थीं। अपना कोट हाथ में उठाया हुआ था। टाई की नोट भी ढीली थी। हाथों पर भी जख्मों के निशान थे, जैसे वो उन पर कोई मरहम नहीं लगा रहा था। वह अभी भी उलझा उलझा और बिखरा बिखरा घूम रहा था। वह जैसे ही घर में आया, माला देवी उसे देखकर हैरान रह गई। पोते की यह हालत देखकर उनका दिल जोरों से धड़कने लगा, लेकिन अगले ही पल वह नज़रअंदाज कर गई। मेरे बच्चे मुकेश, ये क्या हाल बना लिया है तुमने? माला देवी की आंखें पोते को इस हाल में देखकर रो पड़ी थी। वह चुप रही और सिसक रही थी। वह लड़खड़ाते कदमों से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, जो बिल्कुल वैसा ही था, बिल्कुल सुनसान कमरा। उसे एकदम काट खाने को दौड़ने लगा था। हिम्मत करता वह बिस्तर पर जा बैठा, जिसकी चादर में एक भी सिलवट तक न थी। मुकेश, प्लीज रुक जाओ। गहरी सांस भरती वो मासूम सी लड़की उसे देखने लगी। मुकेश, मुझे बहुत डर लग रहा है और मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। होठों को बेबसी से छूते धीरे से कहा, आप जुनूनी हो रहे हो। मुझे आपके जुनून से डर लग रहा है। वह उसको धीरे से कहती पलकें झुका गई। मुकेश के होठों को धीमी सी मुस्कान ने छुआ। मुझे भी अपने जुनून से डर लग रहा है। प्रीति, आप बहुत नाजुक हैं। आपकी नाजुकी महसूस करते मैं खुद को किस्मत वाला महसूस कर रहा हूँ। वह फिर से उस पर अपनी मोहब्बतें निछावर करता, मीठी बातों को उसके कान में बोलता, उसे अपने मजबूत बाहों में ले गया था। जब वो यादों के पर्दों से निकलकर बाहर आया, वह जा चुकी थी। हाँ, उसने उससे अपना रिश्ता ख़त्म कर दिया था। वह क्यों रहती यहाँ? उसको तो मज़ा आया होगा, अपने आशिक के साथ चली गई होगी। वो बाहें फैलाए बेड पर टांगे बेड से नीचे लटकाए लेट गया। वह नहीं गई, मैंने खुद उसे अपनी ज़िंदगी से निकाला है, तो मैं क्यों उसे याद कर रहा हूँ? वह आंखें मीच गया। तुम्हारे चेहरे का दाग, तुम्हारे किरदार का दाग। वह फिर से उठ बैठा, परेशानी से चिल्लाया था।
उसके दिमाग में दर्द की लहर उठ रही थी। वह अपने बाल नोचने लगा, जैसे उसके दिमाग की नस फट जाने वाली थी। काश कहीं ऐसा भी होता कि दो दिल होते सीने में, एक टूट भी जाता इश्क में तो तकलीफ ना होती जीने में। वह सारी रात उसकी जाग कर कटी थी। सुबह होते ही मुकेश ऑफिस के लिए निकला था। इतने दिनों से वह ऑफिस में नहीं गया था। फार्म हाउस में बंद रहता था। काफ़ी समस्याएं हो गई थी। ऑफिस में उसे अब जाना था। लोग शादी करके खुश रहते हैं और उसने खुद को बर्बाद कर लिया था। वह सर झटकता नीचे जाने लगा। उसे प्रीति की एक झलक दिखाई दी थी। मुकेश ने उसे अपना बहम समझा, क्योंकि उसके सुनने में आया था कि वह अपने माँ बाप के घर चली गई है। जो कुछ उसने किया उसके बाद प्रीति का यहाँ रहना बनता ही नहीं था। लेकिन उसके वे गुमान में भी नहीं था कि प्रीति इसी हवेली में होगी। वह सर झटकता आगे बढ़ता। उसने फिर से प्रीति को देखा। वह प्रीति ही थी। दादी के कमरे की तरफ कदम बढ़ाते हुए वह आधा खुला दरवाजा पूरा खोल गया। वह अपने चेहरे के पास दुपट्टा लिए, चेहरा उसका गीला था, माथे पर तिलक था। वह दादी के कमरे में मंदिर में खड़े पूजा कर रही थी। उसके चेहरे पर बहुत ही पवित्रता झलक रही थी कि मुकेश एकदम खुद उसको देखते चला गया। वह जो दादी के कमरे में मंदिर में बैठे पूजा करने में मगन थी, एक बार खुद पर नजरों की ताप महसूस करती, पीछे पलटी। मुकेश को खड़ा देखकर वह सांस लेना ही भूल गई। वह सितमगर आज इतने दिनों के बाद नजर आया था। मुकेश की निगाहें उसके चेहरे से होती उसके माथे पर जा ठहरी, जहां अभी भी छोटा सा निशान बाकी था। प्रीति की निगाह मुकेश के चेहरे से होते उसके जख्मी हाथों पर जा ठहरी। प्रीति की आंखों से चुप से आंसू बह निकले। वह उस आदमी से अब कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी, दर्द का भी नहीं। अपनी आंखों में आए आंसुओं को छुपाती दर्द से मुंह फेर गई। तुम्हें तो अपने घर में होना चाहिए था, यहाँ क्या कर रही हो? उससे सवाल पूछने का हक नहीं रखते मुकेश। अचानक से उसने अपने पास से माला देवी की कड़कदार आवाज़ सुनते वह पलटकर उन्हें देखने लगा। ये मेरे हुक्म पर यहाँ मेरे पास रह रही है? आखिर क्यों दादी? जब रिश्ता ख़त्म हो गया है यहाँ रहने का कोई फ़ायदा नहीं। मुकेश, तुम्हें नहीं पता, रिश्ते ऐसे ख़त्म नहीं होते। अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए हैं और 7 फेरे में 7 वचन लिए हैं। तुम्हारा रिश्ता इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होगा। ये रिश्ता जन्मों जन्मों का है। लेकिन अब मैं और ज़्यादा तुम्हें बुरा बनने नहीं दे सकती। प्रीति को कोई भी इस घर से नहीं निकाल सकता। तुमने अग्नि के साथ 7 फेरे लिए हैं। ये कोई खेल नहीं, ये कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं। तुम्हारा जब जी चाहे अपनी पत्नी को छोड़ दो, धमकी दे दो। तुमने तो अपनी ज़िंदगी से इसे निकाल दिया, अब इसके पीछे क्यों पड़े हो? ये मेरे कमरे में मेरे साथ रह रही है और मेरे कहने पर यहाँ रहती है और मैं इसके ज़रूरत का ख्याल रखती हूँ। वह दादी की बातों पर शर्मिंदा हुआ था। प्रीति मेरी बच्ची, अपनी पूजा पाठ चालू रखो, मैं इसे अच्छी तरह से समझा दूंगी। मुकेश का हाथ थामे बाहर ले आई। मुकेश, जो कुछ हुआ था उसे होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन अब प्रीति किसी भी हाल में यहीं रहेगी। जब उसके जीवन में पहले से सोनू था तो मेरे जीवन में क्यों आई? मुकेश की बात पर उनका जी चाहा वह उसे 2 रखकर कान पर लगा दे। तुम चाहते हो वह चली जाए और तुम इसी तरह दर दर भटकते रहो? मानवी देवी के गुस्से पर वह अपने होंठ जोर से भींच गया। मैंने कह दिया जो कहना था, अब कुछ नहीं बचा। वह गुस्से से बोलती, किसने कहा कुछ नहीं बचा? वह अभी भी तुम्हारी धर्मपत्नी है ना? ना कोई कागज पर तुमने उसको डिवोर्स दिया है। गुस्से में इंसान क्या से क्या बोल जाता है। जरूरी नहीं वह सारी बातें इंसान लेकर जिंदगी भर ढोता रहे। जो तुम्हें समझना है समझो। ये लड़की इसी घर में रहेगी, ये मेरा फैसला है। और हाँ, रही बात उन तस्वीरों की, तो बेटा टेक्नोलॉजी का ज़माना है, कुछ भी कोई भी बना सकता है। 1 मिनट में वह अंदर जाते अपना मोबाइल निकाल लाई। देखो तुम्हारे दादा और मेरी फ़ोटो कुछ दिन पहले ही, जबकि तुम्हारे दादा को मरे हुए कई साल बीत गए। ये तो मुझे मेरी सहेली ने गिफ्ट करके कुछ दिन पहले मुझे सेंड की थी। मैं तो उस वक्त हैरान रह गई। खैर मैं तो बूढ़ी हूँ, इन चीज़ों का इतना मुझे ज्ञान नहीं है, ना ही समझ है जितना तुम जवान लोग आजकल के ज़माने और टेक्नोलॉजी को समझते हो। लेकिन ये बूढ़ी आंखें किसी इंसान को परखने में धोखा नहीं खा सकती। और मैं अच्छे से जानती हूँ, प्रीति का दामन बिल्कुल ही बेदाग है। ये इतनी खूबसूरत है, इसके चाहने वाले हो सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। वह जो भी सोनू ने कहा है या किया है, मुझे तो कुछ दाल में काला ही लगता है। वह अपनी कहती जा चुकी थी, जबकि मुकेश के लिए सोचों का एक पहाड़ छोड़ गई थी। वह उस वक्त अपने ऑफिस में बैठा माला देवी की बातों को सोचते चले जा रहा था। सच में टेक्नोलॉजी से ये सब किया जा सकता है। किसी की भी पिक्चर को किसी के साथ भी जोड़कर कुछ भी किया जा सकता है। जबकि उसकी माँ आराधना बार बार उस पर जोर दे रही थी कि वह उनकी सहेली के रिश्तेदार से शादी करके वह उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर ले ताकि वह खुश रहे। वह उनकी सहेली की रिश्तेदार भी तैयार बैठी थी अपनी बेटी देने को,
लेकिन मुकेश ये फैसला किसी हाल में नहीं ले सकता था। वह भी तब जब प्रीति उसके घर में ही थी, उसके नाम पर ही बैठी थी। वह उसे क्यों दुख देता? माना कि वह उससे गुस्सा था, लेकिन इतनी बड़ी सज़ा नहीं दे सकता था। भले रास्ते अलग हो जाते, मंजिल खो जाती, लेकिन फिर भी जो चाहत उसके दिल में प्रीति के लिए जाग चुकी थी, अब वो किसी और के नाम नहीं कर सकता था। सारी ज़िंदगी वो प्रीति की याद के सहारे जी सकता था, लेकिन अपनी ज़िंदगी में किसी को प्रीति की जगह देना उसके लिए बड़ा मुश्किल था। अब दादी की बातों पर गौर करने लगा था और उस फोटो के तय तक पहुंचना चाहता था। क्या ये फोटो असली है या नकली? अपने एक दोस्त से मिलने का बोला जो फोटो बनाने में एक्सपर्ट था, और उसे वही तस्वीर दिखाई, जिन्हें देखने के बाद मनवीर सोच में पड़ गया था। मुझे कुछ हद तक तो शक हो रहा है, बट मैं उन्हें प्रॉपर चेक करना चाहूँगा, और डोंट वरी, सब कुछ बिल्कुल आसानी से और सावधानी से करूँगा। आई नो ये पिक्चर कहीं लीक नहीं होगी। यू कैन ट्रस्ट मी। ट्रस्ट है तभी तो तुझको बुलाया है। कब तक पता चलेगा? हाँ, अगर ये एडिट हुई तो जिसने भी की है बहुत होशियारी से की है। शायद एक दिन लगे होंगे उसको बनाने में। कल इस वक्त तक आपको बता दूंगा। वह उसे परमिशन लेता जा चुका था। उसका दिल बहुत ज़ोरों से चाह रहा था कि ये नकली हो, उसकी प्रीति पर ये इल्ज़ाम हो। उसके बाद क्या होगा? वह अपनी जगह से उठकर विंडो के पास चला आया। उसके बाद वह किसी ने सोचा तक न होगा। इल्ज़ाम लगाने वाले का वो हाल करेगा, उसे न ज़मीन मिलेगी न आसमान। उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। वह रात देर हवेली में वापस लौटा। हर जगह बिल्कुल चुप्पी छाई हुई थी। माला देवी का कमरा उसके कमरे से थोड़ी दूरी पर थी। अपने कमरे में जाने से पहले वह कॉरिडोर से गुजरता, उस कमरे के दरवाजे को देखता, एक ठंडी आह भर गया। धीरे से दरवाज़ा खोलते अंदर जाकर देखा तो वह माला देवी के पास ही उनके बिस्तर के बिल्कुल एक तरफ सिमटी सी सो रही थी। वह कुछ सोचते हुए उसे देखते चला गया। उसका दिल गवाही देने लगा, वह बिल्कुल पवित्र है, पर अब तीर कमान से निकल चुका था। वह उसका दिल तोड़ चुका था। और लड़कियों का दिल कितना नाजुक होता है, कांच से भी ज़्यादा नाजुक है। और अब जोड़ते हुए मुकेश को पता चलेगा कितनी मेहनत करनी पड़ती है उसे। तुम मेरी हो, मैं सारी दुनिया से तुम्हारे लिए लड़ सकता हूँ। कल शायद ये पूरी दुनिया ना रहे, कुछ ऐसा हो, तुम ना रहो, कुछ ऐसा हो हम ना रहे। वह उल्टे कदम पीछे होने लगा। ये रास्ते अलग हो जाएं, चलते चलते हम खो जाएं, मैं फिर भी तुमको चाहता रहूँगा, इसी चाहत में मर जाऊँगा। वह दरवाज़ा बंद करते बाहर निकल आया। न जाने क्यों उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा उसके जिस्म से निकल रही हो। वह अपने दिल की जगह मुक्का मारता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। वह सीधा आईने के सामने जाकर खड़ा हुआ। अपने आप आज बहुत छोटा महसूस कर रहा था। यहीं पर वह चूड़ियाँ उतार रही थी जब उसने टिश्यू से उसके चेहरे का दाग साफ करके उसे दर्द दिया था। एकदम पीछे होता भीगी आंखों से जख्मी सा मुस्कुराया। टूटे दिल के टुकड़े लिए तेरे दर पर ही रह जाऊंगा, मैं फिर भी तुमको चाहता रहूंगा। वह अब गुस्से में गरजता रंजीत के घर गया था। बड़ी जोर से चिल्लाया था। सभी बाहर निकल आए। सोनू भी अपने कमरे से निकला था कि मुकेश ने आगे बढ़कर उसके मुंह पर जोरदार घूंसा बरसाया था। सोनू अचानक इस अफरा तफरी हमले पर हैरान होता उसे देखता चला गया था, लेकिन मुकेश रुका नहीं था। वह मारता चला गया। क्या कर रहे हो? इसको जान से मार दूंगा। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी पर गलत इल्ज़ाम लगाने की, जबकि मेरी पत्नी इसे कितनी बार मना कर चुकी है, वह इसे नहीं चाहती। सोनू ये सब करके क्या जताना चाहता था कि वह उससे प्यार करता है? प्यार करने वाले इंसान कभी इस तरह नहीं करते। प्यार का रिश्ता एक पवित्र रिश्ता है। अगर तुम्हें सच में प्यार था तो इसकी इज्जत का जरूर ख्याल कर लेते, ना कि उसके पति के सामने उसकी बेइज्जती करते, ना कि लोगों के सामने उसकी बेइज्जती करते। वह रंजीत के ऊपर ही उसे धक्का दे गया था, जिस पर रतन सिंह आगे बढ़ते हुए मुकेश को काबू करने लगे। क्या हुआ? कुछ हमें भी तो बता दो, आखिर उसने किया क्या है? मुकेश तो गुस्से में लात घूंसे मारता चला गया था। सबको इसकी असलियत बता दी। उसके दोस्त मनवीर ने उसे क्लियर बता दिया कि वह तस्वीर नकली है, और फिर भेजने वाला तो सोनू ही था, तो कैसे छोड़ देता इसे। हकीकत जानकर रंजीत ने मुकेश को पीछे करते खुद सोनू के मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया था। रतन सिंह भी आगे बढ़ते उसे उन्होंने भी 2 थप्पड़ मारा। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने वाले, तुझे मैं जान से ही मार दूंगा। वह उसका गला दबाते दहाड़े। रंजीत ने रोते हुए उनके आगे हाथ जोड़ दिए। रुक जाओ मेरे दोस्ती के लिए, अब छोड़ दो इसे। सोनू मुकेश से मार खाता पहले ही अधमरा हो चुका था। रही सही कसर रतन सिंह ने पूरी कर दी थी। वह अपने गुस्से के लपेट में उसे इतना मारते चले गए थे, वह बेहोश होता नीचे गिरा था। रंजीत ने बेटे को संभाला और फिर से अपने दोस्त के आगे हाथ जोड़ दिए।
उसे यहाँ से लेकर चले जाओ रंजीत, वरना मैं इसे जान से ही मार दूंगा। दफा हो जाओ, वे चिल्लाए थे। रतन सिंह मुकेश को लेकर अपने घर चले गए। जी चाहता है खुद को भी मार दूं। अब की बार मुकेश ने रतन सिंह के तरफ देखते दर्द से कहा, बहुत तकलीफ दी है मैंने आपकी बेटी को। वह बेगुनाह थी, बेकसूर थी। इस आदमी ने मुझे बरगलाया था और मैं अपनी पत्नी के बजाय इस अनजान आदमी पर भरोसा करता चला गया। मैं नहीं हूँ आपकी बेटी के लायक। आप ले जाएं उसे। उनके आगे हाथ जोड़ गया। रतन सिंह अपने दिल पर हाथ रखते दर्द में रोए थे। मैंने बहुत मान से अपने जिगर के टुकड़े को तुम्हें सौंपा था। ऐसे मत कहो। गलतियां किससे नहीं हो जाती, सबसे होती हैं। और अगर गलती का एहसास हो जाए तो भगवान भी माफ़ करने वालों को बहुत पसंद करता है। अंकल, ये गलती नहीं है, पाप है। एक पवित्र औरत, कोई और नहीं, मेरी ही धर्मपत्नी थी, उस पर मैंने शक किया। मैं बहुत पापी इंसान हूँ। मुझे उसका साथ देना चाहिए था। मैंने अपने स्वर्ग को अपने हाथों से नर्क बना दिया था। अंकल, आपकी बेटी को मैं डिवोर्स की धमकी देने चला था। भगवान के लिए चुप हो जाओ, ऐसा मत कहो। चंदा देवी तड़प सी गई थी। मैं भी मर जाऊंगी, मेरी बेटी पर डिवोर्स का ठप्पा मत लगाना, ये जुल्म मत करना। वह रोनी सी शकल बनाते रतन सिंह का बाजू थामे बोली। मुकेश ने उन्हें सारी बात बता दी। वह नहीं चाहता था कि अब किसी से कोई बात छुपे। उसने जो किया उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए थी। रतन सिंह और चंदा देवी पर छोड़ दिया था। अगर प्रीति तुम्हें माफ़ कर देती है तो हमें खुशी होगी, लेकिन अगर वे रतन सिंह, चंदा देवी ने रोते हुए बुलाया, तो वह हाथ उठाकर रोक गए। अगर वह वापस आना चाहे तो मैं उसे जाकर ले आऊँगा। वह दिल पर पत्थर रखे अपना फैसला सुना गए। वह बहुत ढीले कदमों के साथ वहाँ से निकल आया। हवेली पहुँचा तो अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, पर उसे अंदर जाना था। उसे अपने किए की माफ़ी मांगनी थी। माफ़ी मिलती या ना, उसकी किस्मत। फिर भी वो माफ़ी मांगना चाहता था। वह अपने आप पर काबू न रख पाया और उसने ये सब कर डाला। उसे डिवोर्स की धमकी दे डाला। उसे प्रीति से माफ़ी मांगने के बाद भगवान से भी माफ़ी मांगनी थी। वह दादी के कमरे में आया तो वह फिर से पूजा कर रही थी। वह घुटनों के बल उनके पास गिरता, उनका दिल दहला गया। पूजा करते, आरती लेते, बूढ़ी हड्डियों से उठती, अपने पोते के पास आई। पोते की यह हालत देखते अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल हो गया था। अपने किए पर अब बहुत पछता रहा था। दादी, वो मुझे माफ़ कर देगी ना? वह रोनी सी शक्ल बनाकर अब सवाल कर रहा था। माला देवी के दिल पर हथौड़े बरसने लगे थे, जबकि दरवाजे पर खड़ा जिस्म बिल्कुल बर्फ की सिल्ली की तरह सुन पड़ा था। सच्चे दिल से की गई माफ़ी भगवान स्वीकार कर लेता है। उन्होंने उसे बहुत हौसला दिया। दादी, मैं तो पापी इंसान हूँ। अचानक से उसे देखते हुए चौंका और उसकी तरफ बढ़ा। उसे देखकर चुप आंसू बहा रही थी। अब की बार उसके आगे घुटनों के बल झुकता हुआ अपने हाथ उसके पांव पर रखने लगा। प्रीति करंट खाती पीछे हटी। वह फिर से हाथ जोड़ गया। प्लीज़ प्रीति, माफ़ कर दो मुझे। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। तुम पर शक करके मैंने खुद पर जुल्म किया है। मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, लेकिन फिर भी माफ़ी मांगने तुम्हारे पैरों में गिरा हूँ। वह भीगी शब्दों से कहता उसे अपने लिए नरम करना चाह रहा था, पर वह नरम ना हुई और मुंह फेर लिया। मुकेश जैसे अब हार गया था। वह पीछे हट गया। वह उसके साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता था। चुप से कमरे से निकलता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। वह पीछे रोती रह गई। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी प्रीति, लेकिन आज अगर वह टूट गया तो बिखर जाएगा। औरत के अंदर भगवान ने बहुत सब्र रखा हुआ है। वह खुद को भी संभाल लेती हैं और पूरे परिवार को भी, और मर्द के आने वाली नस्ल को भी। लेकिन मर्द के अंदर इतना सब्र नहीं होता। आज मैंने सच में उसकी आंखों में बहुत मोहब्बत देखी है। आगे तुम्हारी मर्जी, जो दिल चाहे रास्ता चुन लो। वह भी उस पर छोड़ दी। मोबाइल पर मैसेज टोन बजी थी। उसकी माँ का मैसेज था। उसने धड़कते दिल से सुना। बेटी, मुकेश आया था। जो कुछ भी हुआ मुकेश ने हमें सब बता दिया है। उसने अपनी गलती की, हमसे माफ़ी भी मांगी है। वह तुमसे भी माफ़ी मांगना चाहता है। प्रीति का दिल दुखा था। हमेशा की तरह औरतों को ही झुकने को क्यों कहा जाता है? उसने दर्द से आंखें मींच ली। प्रीति, माफ़ करना तुम्हारी मर्जी। अगर अपना लो तो भी ठीक होगा। ये तुम्हारा अपना फैसला होगा। तुम पर जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। अगर तुम्हें अपने मायके आना है तो पापा को फ़ोन कर लेना, वह लेने आ जाएंगे। उनकी रोती आवाज़ सुनते हुए रो दी। उसने अपने दिल पर हाथ रखा। वह भी डिवोर्स का ठप्पा नहीं चाहती थी। उसने पलटकर दरवाजे को देखा और फिर अगले ही पल वह मुकेश के रूम में थी, जो सर झुकाए बैठा, हाथ में ब्लेड लिए था, जैसे कुछ गलत करने जा रहा हो। उससे पहले कि वह खुद को सजा देता, प्रीति ने उस तक पहुंचकर उसके हाथ से ब्लेड को छीन लिया था। ये क्या कर रहे हैं आप? वह तड़प गई, जबकि मुकेश उसे देखता रह गया था। वह खुद को सजा देने जा रहा था।
अपनी जुबान काट कर, जिससे उसने प्रीति को डिवोर्स की धमकी दी थी। प्रीति उसके इस व्यवहार से डर गई थी और उसके सीने से जा लगी थी। मुकेश ने उसे अपने सीने में जोर से दबा लिया था, जैसे उसने अब अगर छोड़ा तो वह कहीं उसे छोड़कर ना चली जाए। मैं जिंदगी भर तुमको चाहता रहूँगा। वह उसके हाथों को चूमते, वह उसके माथे पर प्यार का मोहर लगाते, उसके गाल को सहलाते, उसके दोनों हाथों से उठाकर एक झटके से उसे अपनी बाहों में भरते, उसे देखते चला गया। प्रीति ने उसके गले के आसपास बाहें फैला ली, उसे लिए बिस्तर पर आता, उसका दुपट्टा एक तरफ रखते, उसके होंठों पर झुकता, 1 इंच के फासले पर रुक गया। आज मैं कसम खाता हूँ तुम्हें कभी तकलीफ दर्द नहीं दूंगा। मेरे लिए तुम अनमोल हो प्रीति। मैं माफ़ी के लायक नहीं हूँ, लेकिन अब अपने व्यवहार से साबित कर दिखाऊंगा कि तुम कितनी मेरे लिए अनमोल हो। मुकेश तुम्हें कितना चाहता है। वह गहरी सांस भरते सारे लाइट ऑफ कर गया और उसके होंठों को अपनी पकड़ में लेते प्रीति को सुकून पहुंचा रहा था। प्रीति आंखें बंद कर गई। वह जानती थी ये सब बातें माफ़ी के लायक नहीं थी, लेकिन किसी ने उसके साथ जोर जबरदस्ती नहीं की थी। वह जो चाहे फैसला ले सकती थी, पर उसके दिल पर मुकेश राज कर रहा था। वह अगर आज मुकेश को छोड़ती तो जरूर उसके माँ बाप उसे सारी ज़िंदगी बैठा कर न रखते, उसकी शादी करने की ज़रूर सोचते। वह मर ही जाती उसे एक आदमी के प्यार को पाकर। वह किसी और की सेज नहीं सजा सकती थी। अपने दिल के सारे रास्ते खोलकर आज उसने मुकेश को माफ़ कर दिया। अपने आप एक बार फिर उसके प्यार में खो गई। ये थी मुकेश और प्रीति की सच्ची प्रेम कहानी। ये प्रेम कहानी दोनों तरफ थी, लेकिन सोनू की प्रेम कहानी एक हवस के सिवा कुछ नहीं था, क्योंकि प्रीति बहुत खूबसूरत थी और वह उसे 10 साल छोटी थी। प्रीति ने तो कभी उस नज़र से सोनू को नहीं देखा था, लेकिन सोनू को 2 साल पहले ही वह उसकी खूबसूरती पर मर मिटा था और वह चाहता था कि वह उसको हासिल कर ले। जबकि सबको पता था सोनू किसी और लड़की से मोहब्बत करता था और उस लड़की के लिए वो मर मिटने के लिए भी तैयार था। लेकिन अचानक उसकी नज़र अब प्रीति पर पड़ी थी तो वह उसके लिए भी ऐसा ही जज्बा रख रहा था। तो ये प्यार नहीं कहते, और ये प्यार करने वाले इंसान किसी को बदनाम नहीं करते। अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी है तो आगे की और आने वाली सारी दिलचस्प रोमांटिक कहानियों के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाएं।